ये पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला जो न्यूज़ है या जो टॉपिक है आपके लिए, मैं पेन एक बार चेंज कर लूँ फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो न्यूज़ है बच्चों, फर्स्ट न्यूज़ आज की, वो है आरो कोथ। आरो कोथ, हिंदी में भी आप इसे आरो कोथ लिखेंगे। बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये लैंग्वेज ना इंग्लिश है ना हिंदी है। ये असल में एक लैंग्वेज बोली जाती है, पोवहातन लैंग्वेज, पोवहातन, पोवहातन भाषा। ठीक है बच्चों, ये पोवहातन लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स कहाँ पे, कैलिफोर्निया के आसपास, उनकी भाषा में पोवहातन का मतलब होता है स्काई, यानी आसमान या स्पेस, अथवा क्लाउड या फिर बादल। पोवहातन भाषा में आरोकोथ का मतलब होता है स्काई या क्लाउड। प्यारे बच्चों, ये जो आरोकोथ नाम दिया गया है वो एक स्पेस ऑब्जेक्ट, एक आइस बाइनरी मिला था। आइस बाइनरी याद रखिएगा, ये हमेशा डंबल शेप होते हैं, आइस बाइनरी होते हैं, ऐसे दो आइस के पिंड मिले होते हैं, आइस बाइनरी इन्हें कहा जाता है। सारा इतिहास बताऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये डंबल शेप में आइस बाइनरी होते हैं बच्चों, और ये आइस बाइनरी मिला था, आपने पढ़ा होगा, जूनो नाम के स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था 2006 में। मैंने पढ़ाया है इसको, ध्यान से याद रखिए, याद करिए। जूनो 2006 में चला था, उसको बृहस्पति और आसपास के इलाके में उड़ना था, लेकिन वो बृहस्पति से भी आगे पहुंच गया, और जब वह नेपच्यून से आगे पहुंचा तो एक बेल्ट मिलती है बच्चों जिसको क्वीपर बेल्ट कहते हैं। क्वीपर बेल्ट, सारी बातें मैंने आपको बताई है। ये जूनो जब क्वीपर बेल्ट में जाना शुरू किया तो उसे कुछ आइस बाइनरी मिले। वहाँ जो भी आपको प्लैनेटेसिमल मिलेंगे जिससे ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है, वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में डंबल शेप में होते हैं। उसे पहला आइस बाइनरी मिला जिसकी उसने फ़ोटो भेजी थी, जिसका नामकरण किया गया था अल्टीमा थुले। उसका नाम दिया गया था अल्टीमा थुले। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्टीमा थुले, ULTIMA, अल्टीमा थुले। चूंकि ये आइस बाइनरी है इसलिए इसके दो नाम होते हैं। बात समझ में, ये भी आगे मैं बताऊंगा। इसी अल्टीमा थुले का नाम बदल करके 2019 नवंबर के आसपास आरोकोथ कर दिया गया बच्चों। इसी अल्टीमा थुले का नाम अब आरोकोथ है। आरोकोथ क्यों किया गया ये भी आप जान लीजिए। प्यारे बच्चों, आरोकोथ यानी अल्टीमा थुले को जहां पहली बार देखा गया था वो जगह थी कैलिफोर्निया के आसपास की, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, उनकी भाषा पोवहातन लैंग्वेज है, तो उन्हें आदर सम्मान देने के लिए इसका नाम आरोकोथ रख दिया गया, पोवहातन लैंग्वेज। पोवहातन लैंग्वेज में आरोकोथ का मतलब होता है स्काई या क्लाउड। और अल्टीमा थुले कहाँ मिला है बच्चों? क्वीपर बेल्ट में। क्वीपर बेल्ट कहाँ है? जब आप यूरेनस और बृहस्पति और यूरेनस से आगे चलिए, नेपच्यून के बाद जब आइए, तो नेपच्यून के बाद एक काफ़ी चौड़ी बेल्ट होती है जिसमें खूब सारे प्लैनेटेसिमल्स फैले होते हैं, और ये प्लैनेटेसिमल हमेशा आइस बाइनरी में होते हैं, दो भाग में होते हैं, डंबल शेप होते हैं। तो ये पहली फ़ोटो थी जो किसी मनुष्य के द्वारा भेजे गए स्पेस क्राफ्ट की सबसे दूर की फ़ोटो थी। वैसे टेलीस्कोप से तो ब्लैक होल तक की फ़ोटो आ चुकी है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ब्लैक होल की फ़ोटो टेलीस्कोप से ली गई है। जबकि यहाँ जूनो जो नासा का एक्सपेडिशन है 2006 में चला था, अभी भी वो चल रहा है और चलता रहेगा, 2021 तक उसकी उम्र है, वो तब तक चलता रहेगा। देखिए कहाँ तक जाता है, लगातार चल रहा है वो। और 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को वो अल्टीमा थुले की फ़ोटो भेजता है बच्चों। मैं बता देता हूँ किस तरह का है अल्टीमा थुले। उसका नाम बदल के आरोकोथ रखा गया है। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ? आरोकोथ इंपॉर्टेंट हो गया, अल्टीमा थुले इंपॉर्टेंट हो गया, आइस बाइनरी ये इंपॉर्टेंट हो गया, जूनो मिशन जो 2006 का है वो भी अब आपके लिए करंट अफेयर का
सवाल बनता है। तो जूनो मिशन बृहस्पति के चारों तरफ और डीप स्पेस के अध्ययन के लिए भेजा गया था। मैंने क्लास में खूब अच्छे से बताया है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और साथ ही साथ क्वीपर बेल्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। क्वीपर बेल्ट है कहाँ, इसकी पोजीशन आप देख लीजिएगा, क्लास में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आइए चला देखते हैं अल्टीमा थुले है क्या। दो इस तरह से डंबल शेप में जुड़े हुए आइस बाइनरी हैं बच्चों, इस तरह से इसका शेप है, डंबल शेप। जिसमें इसकी जो दो इसके भाग हैं, एक अल्टीमा है और दूसरा थुले है। पहले इसका नाम था अल्टीमा और थुले, अब इसको आरोकोथ कहते हैं। ये एक आइस बाइनरी है। आइस बाइनरी याद रखिएगा बच्चों, आइस बाइनरी। अब आप कहोगे सर बाइनरी, ये हमेशा दो भाग में रहते ही हैं और ये प्लेनेटेसिमल हैं, यानी ऐसे ग्रहाणु हैं, इनको ग्रहाणु कहा जाता है। यानी ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं के मिलने से बनी है। तो ये प्लेनेटेसिमल हैं जो हमेशा आइस बाइनरी के रूप में होते हैं। अल्टीमा और थुले, इसकी फोटो जूनो ने भेजी और अब इसका नाम आरोकोथ रख दिया गया है। खास बात इसकी ये है कि ये 36 किलोमीटर की लेंथ है, जिसमें 21 किलोमीटर बड़ा वाला है और 15 किलोमीटर छोटे वाले का व्यास है। तो ये याद रखिएगा, 36 किलोमीटर बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये। और इसको ये ऐसा चित्र है बच्चों जो कि मैन मेड स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ जा कर के खींचा है। और कहाँ से खींचा है? क्वीपर बेल्ट से खींचा है, क्वीपर बेल्ट। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, तात्पर्य यह है कि नेपच्यून के बाद का ऑब्जेक्ट। इसके लिए एक बात और भी पूछी जा सकती है कि ये सबसे दूरस्थ स्थित ऑब्जेक्ट है जिसकी फोटो किसी स्पेसक्राफ्ट से ली गई है। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का नाम मैंने जूनो बता दिया। अच्छा, जूनो के बाद में मैंने बताया है कि ये फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि इसको काफ़ी दूर जाना था तो इसको बनाया ही गया था कि ये काफ़ी तेज़ चले। और इसकी स्पीड भी मैंने वहाँ बताई थी आपको, 58,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है और चलते जा रहा है। 2021 तक ये अभी काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। 21 किलोमीटर और 15 किलोमीटर इसके डायमीटर हैं, ये याद रखिएगा। और रेडिश इन कलर, ये लाल रंग का ये है, लाल रंग, मटमैले लाल रंग का है ये आरोकोथ। और इस पे जो लाल रंग है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि इतने सालों से सूरज की रोशनी के कारण हाइड्रोकार्बन कुछ बने होंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये हाइड्रोकार्बन बने होंगे जिसके कारण ये लाल है। मीथेन के कारण ये लाल हो सकता है, ये संभावना है। ठीक है, क्वीपर बेल्ट क्या है आपको पता है? क्वीपर बेल्ट नेपच्यून के बाद एक प्लेनेटेसिमल या ग्रहाणुओं की एक बेल्ट है काफ़ी चौड़ी, जहाँ पे ये आइस बाइनरीज पाए जाते हैं। और जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट होता है मार्स और जुपिटर के बीच, उससे काफ़ी बड़ा ये बेल्ट है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उसे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वीपर एजवर्थ बेल्ट इसका पूरा नाम है, अगले पेज पे लिख लेते हैं, क्वीपर एजवर्थ बेल्ट। इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्वीपर एजवर्थ बेल्ट और यहाँ से ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट आपको मिला है। क्या नाम है उसका? आरोकोथ अब नाम हो गया, पहले इसी का नाम अल्टीमा थुले था। अल्टीमा थुले, आइस बाइनरी, दो हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बच्चों गगनयान। गगनयान ये भारत मतलब इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो एस्ट्रोनॉट भेजेगा।
एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का विचार है। और कब भेजना है भाई? 2022 में हम भेजना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 10,000 करोड़। प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और 3 से 7 मेंबर्ड स्पेसक्राफ्ट ना कह के इसे स्पेस शटल कहेंगे बच्चों। स्पेस शटल और स्पेस क्राफ्ट में मैंने क्लास में अंतर बताया है, ये वापस भी आना है। 3 से 7 मेंबर के क्रू मेंबर की कैपेसिटी वाले स्पेस शटल को भेजना है और 3 से 7 दिनों के लिए भेजना है। और कहाँ भेजना है? स्पेस में भेजना है। और स्पेस बहुत दूर नहीं भेजना, जस्ट 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें भेजना है 3 से 7 दिनों के लिए। और 3 से 7 मेंबर जा सकते हैं। गगनयान इस प्रोजेक्ट का नाम है प्यारे बच्चों। इसरो ये कंडक्ट कर रहा है, जिसके लिए याद रखिएगा, जिसके लिए प्री गगनयान ट्रायल के लिए इंडियन एयरफोर्स से 6 शॉर्ट लिस्टेड फाइटर पायलट हैं, फाइटर पायलट्स 6 फाइटर पायलट हैं, इन्हें भेजना है। फाइटर पायलट कहाँ मिलेंगे आपको? इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वेंचर है। और ये 6 फाइटर पायलट्स जो इन्होंने चुने हैं, इनको भेज दिया गया है गैगरिन माइक्रोग्रेविटी इंस्टीट्यूट, रशिया में है ये, जहाँ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। माइक्रोग्रेविटी आप समझते ही हैं बच्चों, स्पेस में जाने के बाद वेटलेसनेस होती है। वेटलेसनेस को होने के बाद साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ये भी मैंने आपको डिस्कस की है क्लास में, याद रखिएगा। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है माइक्रोग्रेविटी वेटलेसनेस होने के बाद जो प्रॉब्लम्स एस्ट्रोनॉट्स को आती हैं, आपको मैंने बताया है क्लास में, आप जरूर नोट किए होंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स आए तो उसको आएंगी तो है ही प्रॉब्लम्स, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए इन्हें गैगरिन माइक्रोग्रेविटी इंस्टीट्यूट में भेजा गया है कि इन पे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हों और जो है ये उस मिशन के लिए अपने को तैयार करें। गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, गैगरिन माइक्रोग्रेविटी इंस्टीट्यूट यहीं पे है। उसका फुल नेम अगर मैं नोट कर देता हूँ, गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, कहाँ पे बच्चों? मॉस्को, दैट मीन्स रशिया। यहाँ पे इन्हें भेजा गया है। यहाँ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट सेंटर जो है इसके कैंपस में, वहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौन? जो इंडियन फाइटर पायलट्स हैं जिनको चुना गया है इस मिशन के लिए। तो अभी नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो गगनयान हमारा कब ड्यू है बच्चों? 2022 में। तैयारी अभी से शुरू हो गई है। गगनयान को ले कौन जाएगा? GSLV Mark 3 ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि हम भी एस्ट्रोनॉट भेज सकें। आप यहाँ कॉस्मोनॉट देख रहे हैं बच्चों, गैगरिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो रशियन होते हैं वो एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट इंग्लिश है, कॉस्मोनॉट वो रशियन वर्ड है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक इसी से जुड़ा हुआ, इसी गगनयान रिसर्च से जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ है बच्चों, अगले पेज पे देखते हैं। व्योम मित्र प्यारे बच्चों, व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि एक सिमुलेट करती है, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट आप कह सकते हैं, फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है। और इसमें जो आवाज़ें हैं, जो इनका बोलने का तरीका है, ड्रेसअप है, सब कुछ वो फीमेल जैसा है। तो हाफ ह्यूमनॉइड इनको कहा जाता है, हाफ ह्यूमनॉइड, क्योंकि अभी तो
फुल ह्यूमनॉइड रोबोट्स नहीं बन पाए इंडिया में, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, इनको स्पेस में भेजा जाएगा। इन्हें बनाया गया व्योममित्र, इसे क्यों कहा गया है ये समझने का प्रयास कीजिए। इनको स्पेस में भेजना है, स्पेस में भेजा जाएगा। फिर चूंकि ये हाफ ह्यूमनॉइड हैं तो इनके ऊपर जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे, जो भी प्रभाव आएंगे, उसके बारे में डेटा कलेक्शन होगा और उस डेटा से एनालाइज होगा कि ह्यूमन के ऊपर क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं, ताकि 2022 में जब गगनयान जाए तो हमारे एस्ट्रोनॉट को कोई समस्या न झेलनी पड़े, कोई नई समस्या न झेलनी पड़े और ये मिशन सफल हो। तो इस ह्यूमनॉइड को इसरो ने डेवलप किया है। इसरो के कौन डेवलप किया ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट तिरुवनंतपुरम, इनर्शियल सिस्टम यूनिट ये इंस्टीट्यूट है जहां पे व्योममित्र डेवलप किया गया है। व्योममित्र है क्या बच्चों? हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट, फीमेल है, याद रखिएगा। स्पेस स्टेट पीसीएस वाले यहाँ तक भी पूछ देते हैं, बहुत गूढ़ क्वेश्चन होते हैं उनके, तो आप भी अपनी तैयारी थोड़ी गूढ़ता से करिएगा। वो व्योममित्र मेल ह्यूमनॉइड है कि फीमेल ह्यूमनॉइड, तो इस तरह के ऊटपटांग सवाल भी पूछ सकते हैं। तो डू रिमेंबर दिस। मैं चित्र नहीं दिखा पा रहा, अन्यथा आप व्योममित्र का अगर एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो वो आपको दिख जाएंगी। उनको 2022 के गगनयान को सफल बनाने के लिए पहले स्पेस में भेज करके ऑब्जेक्टिव है कि उनके ऊपर जो भी इम्पैक्ट होगा, चूँकि वो हाफ ह्यूमनॉइड हैं तो वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह सिमुलेट करेंगी और उससे जो भी डेटा मिलेंगे उसकी एनालिसिस के बाद हमारा गगनयान और भी अच्छे से सफल हो जाएगा। तो अगस्त 2022 से पहले उन्हें भेजा जाएगा, 20-21 के बीच में उन्हें भेजा जाएगा और ज़ीरो ग्रेविटी कंडीशन में उन पे जो भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे वो किए जाएंगे। उससे जो भी डेटा आएगा उसको जो है एनालाइज करके आगे जो है एक्सपेरिमेंट, हमारा गगनयान जो मिशन है वो सफल हो, इसके बारे में उससे काफ़ी जानकारियाँ मिलने की संभावना है। तो व्योममित्र याद रखिएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, ह्यूमनॉइड इम्पैक्ट जानने के लिए, माइक्रोग्रेविटी का इम्पैक्ट जानने के लिए। पर्पस क्या है कि हमारा गगनयान मिशन जो है 2022 अगस्त में जो भेजा जाने वाला है वो सफल हो, ताकि हमारे पास डेटा हो। दोबारा कह दे रहा हूँ। और इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम, ये इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि व्योममित्र आपके करंट अफेयर में है। तो देखें, आप जब भी करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो ये छोटी छोटी बातों को आपको अगर ध्यान में चीज़ें रहती हैं। अब आपसे इसरो नहीं पूछा जाएगा, आईजैक नहीं पूछा जाएगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। व्योममित्र बना है इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम में, तो अब इनर्शियल सिस्टम यूनिट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो गया जो आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। सो इसके लिए मैं 5 स्टार इस पे लगा दे रहा हूँ। हो सकता है ये मिलान करने वाला जो होता है ना, लिस्ट ए टू लिस्ट बी, तो यहाँ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने ला रहा हूँ न्यूज़, वो और भी इम्पोर्टेंट है। नाम है थूथुकोडी, अजीब नाम है, थूथुकोडी लॉन्च पोर्ट। थूथुकोडी लॉन्च पोर्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पे यहीं लिख लीजिएगा SSLV। थूथुकोडी लॉन्च पोर्ट जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जैसे थुम्बा था, वैसे ही एक नया लॉन्च पोर्ट डेवलप किया गया है। ये है बच्चों तमिलनाडु में, तमिलनाडु जगह है थूथुकोडी। थूथुकोडी जगह का नाम है। वहाँ एक नया लॉन्च पोर्ट बनाया गया है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ने के साथ साथ
हमें जो है लॉन्चिंग करनी होगी छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करनी होगी। हमारा वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SDSC श्रीहरिकोटा में है वो काफ़ी व्यस्त रहता है, वहाँ भी 2 बनाए गए हैं। फिर भी एक डेडिकेटेड स्पेशल लॉन्च व्हीकल थूथुकुडी में बनाया जाएगा, पोर्ट बनाया जाएगा जहाँ से हम लॉन्च करें। क्यों ऐसा करना पड़ा, वहाँ से क्यों नहीं लॉन्च हो सकता? क्योंकि बच्चों जब लॉन्च व्हीकल आप लॉन्च करते हैं तो इनके जो साइज़ में वेरिएशंस होता है उसके हिसाब से आपको पोर्ट डेवलप करना होता है। पोर्ट में जो इनको होल्ड करने के लिए पिलर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा होता है जहाँ पे ये ब्लास्ट करता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं अगर उनकी साइज़, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है तो इसीलिए बच्चों ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज है, ये बड़े लॉन्च व्हीकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे लॉन्च व्हीकल के लिए इसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। तो अगर आपको मल्टीपल लॉन्च करना है छोटे लॉन्च व्हीकल का तो एक नया पोर्ट ही बना लो। यही ध्यान में रख के बच्चों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है तमिलनाडु का, वहाँ एक पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है थूथुकुडी लॉन्च पोर्ट, डेडिकेटेड फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का तात्पर्य क्या है कि आपका जो पेलोड होगा वो 500 किलोग्राम तक का होगा, 500 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात 500 किलोग्राम का पेलोड मीडियम अर्थ ऑर्बिट तक आप लॉन्च कर सकते हैं और 300 किलोग्राम ये 500 किलोग्राम का पेलोड नियर अर्थ ऑर्बिट में आप लॉन्च कर सकते हैं। नियर अर्थ ऑर्बिट आप समझ रहे हैं, बिलो 400 किलोमीटर। और 300 किलोग्राम का पेलोड आप इससे सन सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं। सन सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट मैंने खूब अच्छे से आपको समझाया, याद होगा आपको। तो 300 किलोग्राम का जो पेलोड है उसे सन सिंक्रोनस यानी लगभग 900 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस आप लॉन्च कर सकते हैं और 500 किलोग्राम को 400 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकते हैं। किससे? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। और इस तरह के लॉन्चिंग के हमें खूब सारे कंसाइनमेंट मिल रहे हैं, तो हमने मतलब इसरो ने सोचा कि एक थूथुकुडी लॉन्च पोर्ट बनाया जाए। ठीक है, मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप फैसिलिटी के साथ। मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप क्या फैसिलिटी है आपको मैंने बताया था क्लास में, याद कीजिए कि लॉन्च व्हीकल को बदल दिया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लॉन्च व्हीकल एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कि आम पब्लिक नहीं जाएगी प्यारे बच्चों, मैंने सैटेलाइट्स के टर्म में इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट शब्द दिया ताकि आप समझें। जैसे आप एक ऑटो में बैठते हैं, 2-4 लोग और हैं तो जगह जगह उनको उतारते हुए ऑटो चला जाता है, ठीक वैसे ही लॉन्च व्हीकल में जो सैटेलाइट बोर्ड किए गए हैं उनकी अलग अलग कक्षाएं होंगी। ये हर कक्षा में एक सैटेलाइट को छोड़ते हुए आगे चला जाएगा। इसे ही कहते हैं मल्टीपल, क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ। क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग सैटेलाइट को छोड़ते हुए आगे निकल जाना। ये हॉरिजॉन्टल मत समझना बच्चों, ये इसको सीधा कर लेना, लैपटॉप को ऐसे मोड़ सकते हैं आप। तो ये ऊंचाई है, ये हाइट है। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग सैटेलाइट को ड्रॉप करने की फैसिलिटी, ये फैसिलिटी किसकी होती है? लॉन्चिंग व्हीकल की होती है। चूँकि हम एक ही जगह अगर सारे सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे तो केसलर सिंड्रोम की परिघटना हो सकती है, आपको मैंने पढ़ाया केसलर सिंड्रोम भी। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए यह लॉन्चिंग व्हीकल आगे चला जाएगा। कहाँ से लॉन्च होगा भाई? थूथुकुडी। ठीक है, बना कहाँ? यहाँ जो सैटेलाइट जो इसका डिज़ाइन है थूथुकुडी में जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो बना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तुम्बा, जहाँ इसकी डिज़ाइन कंप्लीट की गई है और फ्लाइट एक्सपेक्टेड है अर्ली 2020 में। एक्सपेक्टेड था लेकिन बीच में आ गया कोरोना, तो ये लेट हो गया। तो इसकी अभी कोई यहाँ से फ़्लाइट हुई नहीं, अभी टिल नाउ अभी कोई फ़्लाइट हुई नहीं है। कोरोना पेंडेमिक के बाद देखते हैं कि थूथुकुडी से कोई फ़्लाइट हो।
ठीक है बच्चों, तो थूथुकुडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक बार फिर से रिवीजन बनता है। थूथुकुडी क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पोर्ट है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमें हमारी आवश्यकता है, इसीलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें छोटे छोटे सैटेलाइट दुनिया भर के देश दे रहे हैं कि लॉन्च करो, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और सैटेलाइट आएंगे तो हम इस पोर्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि स्पेसिफिक है बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। मॉडिफिकेशन करना होगा, हर बार आप मॉडिफिकेशन करने से बेहतर है कि आप कहीं और अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लें। इसी कारण थूथुकुडी लॉन्च पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। डेवलपमेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तुम्बा से ये बन के इसकी डिज़ाइन तैयार हुई है। और 2020 अर्ली ये पहली मेडन फ्लाइट इससे होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई, कारण उसका आपको पता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है, पहले नाम देख लीजिए, TOI 700D। TOI 700D ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, याद रखिएगा। ये नाम है एक ऐसे ग्रह का जो पृथ्वी के समान है। एक ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। इसको नासा का एक मिशन है बच्चों, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। क्या नाम है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नाम नोट करिए, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन। किसका मिशन है बच्चों? नासा का। एक्सोप्लैनेट सर्वे करना था, यानी दूसरे ऐसे ग्रहों की खोज जहां लाइफ हो सकती है या वो पृथ्वी के समान हो, अगर मिल जाए तो उसके लिए ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया था। शॉर्ट में इसको कहते हैं TESS मिशन। ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था। इसी मिशन से TOI 700D नाम के ग्रह का पता चला है, जो कि अर्थ साइज प्लैनेट है और जो कि एक दूसरा स्टार है TOI 700D। ये प्लैनेट है जो कि अर्थ के जैसे ही हैबिटेबल जोन में है, किसी सूर्य के नहीं, किसी और सूर्य जैसे तारे के हैबिटेबल जोन में है। ठीक है बच्चों, तो हैबिटेबल जोन के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी, जिसको हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, हैबिटेबल जोन इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया था। हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन है बच्चों, किसी तारे से, ये तारा है सूर्य, मान लो सूर्य भी अपना तारा है, तो तारे का फ्लेम होगा, तो इस सूर्य से या तारे से न बहुत दूर कि ये टू कोल्ड हो और न बहुत नजदीक टू हॉट। दोनों स्थितियां क्या करेंगी? इस पे जीवन की संभावना को खत्म कर देती हैं। या तो बहुत ठंड हो या तो बहुत गर्मी हो। बहुत गर्मी अथवा बहुत ठंडी, दोनों स्थितियों में जीवन की संभावना नहीं होगी। तो नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट, ताकि यहां जल रहे भी तो वो द्रव अवस्था में रहे। ठीक है बच्चों, जल मिला है, एक्सोप्लैनेट्स पे जल मिले हैं, लेकिन वो फ्रीज्ड फॉर्म में है, कभी द्रव अवस्था में नहीं मिले। तो द्रव अवस्था में जल का होना जीवन के संभावनाओं को बल देता है, यानी जीवन वहीं संभव है जहां जल द्रव अवस्था में होगा, और द्रव अवस्था में जल वहीं होगा जहां बहुत ज़्यादा ठंड न हो, न बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो। दोनों स्थितियां अगर मिलती हैं जिस जोन में, उसी जोन को हम कहते हैं हैबिटेबल जोन अथवा गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है बच्चों,
तो हैबिटेबल जोन अथवा गोल्डीलॉक्स जोन में ये TOI 700d नाम का एक ग्रह मिला है जो किसी और स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। लगभग 100 लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से। अगर हम अपनी जगह से देखें तो 100 लाइट ईयर अवे। तो आप इस पे जाकर के जीवन बसाने के लिए सोच भी नहीं सकते। जाने में प्रकाश को 100 लाइट ईयर लग जाते हैं तो आपको कई पीढ़ियां लग जाएंगी एनीवे। तो लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जीवन संभव है। ये अगर अर्थ से कंपेयर करके देखें TOI 700d का, तो कंपैरिजन में पहली बात की हैबिटेबल जोन में है, जिसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन में है पहली चीज, यानी यहाँ पे पानी की संभावना द्रव अवस्था में मिलने की है। पानी द्रव के रूप में, याद रखिएगा, पानी द्रव के रूप में मिलने की पूरी संभावना। दूसरी बात, ये 20% बड़ा है पृथ्वी से, 20% लार्जर देन अर्थ, 20% बड़ा है। तीसरी बात, यह अपने तारे के परितः घूमता भी है। सैंतीस दिनों में, पृथ्वी के 37 दिनों में ये अपने तारे के परितः घूम जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है बच्चों, एम ड्वार्फ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अर्थ के समान ये जो है हैबिटेबल जोन है, यहां जो कि जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है। तो आप TOI 700d याद रखेंगे, गोल्डीलॉक्स जोन याद रखेंगे। बाकी तो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन ये गोल्डीलॉक्स जोन और TOI 200 और नासा के इस मिशन के बारे में भी याद रखेंगे। कौन सा मिशन? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, टेस 2018 में लॉन्च हुआ था। पर्पस क्या था? एक्सोप्लैनेट की खोज। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, एक्सोप्लैनेट की खोज। और ये एक्सोप्लैनेट की खोज का एक ही पर्पस होता है, जीवन कहीं और है कि नहीं, एलियन है कि नहीं, ये पागल हुए रहते हैं, ये हमेशा ढूंढते रहते हैं। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों GSAT 30। ये भारत का सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह है। इट्स अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि 4A सीरीज के सैटेलाइट, इनसेट 4A सीरीज सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, लॉन्च हो चुका है, लॉन्च हुआ है 17 जनवरी 2020 को। रिसेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको लॉन्च किया गया है, GSAT है तो जाहिर सी बात है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, और लॉन्च कहाँ से हुआ है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च हुआ है फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना कोरू जगह है, यूरोपियन यूनियन का ये लॉन्चिंग स्टेशन है। रॉकेट यूज हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एरियन 5 VA251, जिसमें ये 251 एरियन रॉकेट की नंबर ऑफ फ्लाइट को बताता है। एरियन 5 सीरीज है, जैसे एरियन 1, एरियन 2, एरियन 5। ठीक है बच्चों, तो एरियन 5 VA251 रॉकेट, जो किसका रॉकेट है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है बच्चों।
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस रॉकेट से GSAT-30 को लॉन्च किया गया, विच विल रिप्लेस इनसेट 4A सैटेलाइट। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए इसे लॉन्च किया गया है, हाई क्वालिटी टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और 15 साल इसका जो है टाइम है, लाइफ इसकी है 15 ईयर्स। जो भी आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, तो जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जो विच आर डेस्टिन्ड टू अवे फ्रॉम अर्थ, लगभग 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में, उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। तो 15 साल का लाइफ है इसका। ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट DTH टेलीविज़न VSAT सर्विस के लिए, किसके लिए? DTH कम्युनिकेशन एंड VSAT, इस सर्विस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये रिप्लेस करेगा इनसेट 4A को। इनसेट 4A आपको पता ही है, पहले इनसेट सीरीज नाम रखा जाता था कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, फिर इसको अब हम GSAT सीरीज से नाम रखने लगे। वैसे ही रिमोट सेंसिंग IRS सीरीज होती थी, अब वो हो गई है, जिस काम के लिए भेजा जा रहा है उस काम के आधार पर उसका नाम रखा जा रहा है बच्चों। अब उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोसेट, ओशन सेट, रिसोर्स सेट। आर यू गेटिंग दिस? मेगाट्रॉपिक्स। तो अलग अलग रिमोट सेंसिंग के भी नाम हो गए हैं। इनसेट 4A सीरीज को लॉन्च करेगा, जो रिप्लेस करेगा जो 2005 से अनवरत कार्य कर रहा है। प्यारे बच्चों, अगर GSAT-30 के बारे में बात करें, GSAT-30, तो इसका वेट जो था वो 3357 किलोग्राम था, और इसे 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट की रिप्लेस किया गया है, और इक्विप्ड विथ 12 C बैंड एंड 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर। इनमें ट्रांसपॉन्डर लगे हैं, C बैंड और KU बैंड ट्रांसपॉन्डर, और आपको मैंने ट्रांसपॉन्डर पढ़ाए हैं। C और KU बैंड ट्रांसपॉन्डर टेलीकम्युनिकेशन, DTH, VSAT, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बेस्ट होते हैं, और आगे आने वाले समय में इससे हमें हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी है और तेज़ी से और इफ़िशिएंटली काम करेगी। तो GSAT-30 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है आदित्य L1 मिशन। इसके बारे में क्लास में मैंने खूब चर्चा की थी। आदित्य L1 मिशन, जो कि सूरज के कोरोना के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च करना है, अभी लॉन्च करना है, याद रखिएगा। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहला साइंटिफिक स्टडी किसके लिए? सन के अध्ययन के लिए। मोर प्रिसाइजली अगर ये मैं कहूँ कि सन के कोरोना के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसे स्थापित किया जाएगा लैग्रांज बिंदु पर। लैग्रांज बिंदु, लैग्रांज बिंदु वह साम्यावस्था है बच्चों, जहां दोनों पिंडों के जो गुरुत्व बल होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं, जिससे वो सैटेलाइट बिना अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास किए सूर्य को, और साथ ही साथ पृथ्वी से वो स्थिर रहता है और सूर्य का चक्कर भी लगाता है, तो उसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, और इसके मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं जाते, बस आप याद रखिएगा L1 इसका नाम इसलिए है क्योंकि लैग्रांज पॉइंट जो होते हैं वो L1, L2, L3, L4 और L5 होते हैं। इसको L1 जो लैग्रांज पॉइंट L1 है, इस आदित्य सैटेलाइट को वहीं पे स्थापित करना है बच्चों। ठीक है, ये है आदित्य L1 मिशन, जो कि सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। और सूरज का कोरोना आज भी काफ़ी एनिग्मेटिक बना हुआ है, इसके बारे में अभी भी जानकारी
पूरी तरह से नहीं है, काफ़ी कुछ बातचीत हुई भी है कि इसमें जो आपको मैंने बताया भी था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सूरज का जो अपर सरफेस होता है जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर, और उसके ठीक ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है, और फिर काफ़ी दूर तक इस तरह से फ्लेयर्स सूरज की निकली होती हैं, इसे हम कोरोना कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बताया था सूरज के कोर का जो टेम्परेचर होता है, कोर का टेम्परेचर होता है लगभग 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फोटोस्फीयर जो होता है उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली, कहीं कहीं 5700 डिग्री सेंटीग्रेड भी पा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कोर पे तो टेम्परेचर समझ में आ रहा है अधिक, क्योंकि वहाँ पे फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। फोटोस्फीयर पे आते आते टेम्परेचर कम भी हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन कोरोना में जैसे ही आप आओ, कोरोना का क्षेत्र जब आपको कब दिखाई पड़ता है, जब कभी सूर्य ग्रहण हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो जो चारों तरफ सूरज के आवरा होता है, जो रोशनी होती है, वही है कोरोना। इस कोरोना का तापमान होता है 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों, इसी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो फोटोस्फीयर को केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करती है, क्यों कोरोना को 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देती है, क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी बाद में मिली है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से पुष्ट जानकारी नहीं है। वो सोलर एक्टिविटी के कारण होता है, आगे चर्चा मैं करूँगा। सोलर एक्टिविटी, जिसको आप सनस्पॉट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें से स्पिट्स निकलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर कोरोना में पहुंच जाता है। काफ़ी समय तक ये बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर फोटोस्फीयर और कोरोना में इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप सोचें और फोटोस्फीयर से जब आप आगे चलें तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर घटेगा, लेकिन बढ़ता है, और इनॉर्मसली बढ़ता है। यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या चक्कर है, इसी के बारे में अध्ययन करने के लिए कोरोना के पास आदित्य L1 मिशन, जो इसरो का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन है, भेजा जाने वाला है आदित्य L1। ठीक है, एस्ट्रोसैट के बाद सेकंड जो है एस्ट्रोनॉमी मिशन है। एस्ट्रोसैट मैंने आपको क्लास में डिटेल किया था। एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का ये आदित्य L1 मिशन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल मिशन है, जहाँ से हमें एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारा सूर्य या कहीं भी, उसके बारे में हम जानकारी ले सकें। ठीक है, आदित्य L1 पहले आदित्य 1 नाम से इसे लॉन्च करना था, लेकिन बाद में इसे आदित्य L1 नाम दिया गया, ताकि ये लैग्रांज पॉइंट पे इसको स्थापित करना हो, L1 पे किया जाए, और सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आप लिख लीजिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है आदित्य L1 मिशन के। ठीक है बच्चों, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा, पहली चीज़ PSLV-XL। एक्सएल आपको एक्स्ट्रा लार्ज जो बूस्टर्स हैं, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स यूज़ होते हैं। आपको मैंने वेरिएंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से। एक्स्ट्रा लार्ज बूस्टर्स लगाए जाएंगे, जिसमें 11-11 टन के HTPB लगाए जाएंगे, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। सब याद है ना, कि भूल गए आप सभी? बहुत मन से आपको पढ़ाया बच्चों, इसलिए आप याद रखिएगा। PSLV-XL यूज़ होगा आदित्य L1 को ले जाने के लिए। क्या काम करेगा? पहला काम करेगा कि कोरोना का अध्ययन। दूसरा, फोटोस्फीयर का अध्ययन। तीसरा, फोटोस्फीयर का अध्ययन, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट, खैर बहुत डिटेल हो जाएगा, जाने दीजिए। क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बारे में जानकारी। चौथा, सोलर इमिशन, के बारे में जानकारी, सोलर एक्टिविटी के बारे में जानकारी। ठीक है बच्चों, इसको कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, कोरोनल मास
इजेक्शन, इसके बारे में भी मैंने खूब अच्छे से आपको बताया, मुझे याद है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, सोलर विंड क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको बताइए। और पांचवी बात कि राउंड द क्लॉक ये सूरज की इमेज भेजेगा, इमेजिंग ऑफ सन 24/7। उससे होगा क्या बच्चों, जो भी सोलर एक्टिविटी हो रही होगी वो विजिबल होगी, सोलर एक्टिविटी। और मज़ेदार बात यह है कि जो 2020 है वो 25वें सोलर साइकिल की शुरुआत है। मैंने सौर्य चक्र भी बताया था आपको, 25वें सोलर साइकिल की शुरुआत है। 11 वर्ष का एक सोलर साइकिल होता है, 25वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले 24वां खत्म हुआ, 11 साल पहले शुरू हुआ, यानी वो 2009 में शुरू हुआ होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 24th सोलर साइकिल जो कि दिसंबर 2019 तक खत्म हुआ, अब 25th सोलर साइकिल शुरू हो जाएगी जनवरी 2020 से। अब ये चलेगी लगभग 2031-32 तक, ठीक है बच्चों। तो सोलर साइकिल क्या होती है, 11 साल का ये चक्र होता है जिसमें सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा बनते हैं। सोलर मैक्सिमा यानी बहुत ज़्यादा सन स्पॉट बने हों, सोलर मिनिमा यानी कम से कम सन स्पॉट बने हों। सब कुछ चर्चा आपसे की है। प्यारे बच्चों, सोलर एक्टिविटी की जानकारी ये आदित्य L1 मिशन हमें देगा। क्यों चाहिए हमें सोलर एक्टिविटी की जानकारी? प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि जब कभी सोलर एक्टिविटी होती है, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, अथवा वहाँ से कोई सोलर फ्लेयर धरती पे आती है, उससे धरती पे जो टेलीकम्युनिकेशन है वो प्रभावित होता है और बुरी तरह प्रभावित होता है। तो हमें तैयार रहना होगा कि कब सोलर एक्टिविटी हुई, ज़्यादा हुई, कम हुई, और उसका कैसा प्रभाव पृथ्वी पे पड़ेगा, ताकि हम उससे बचने के उपायों पे आगे काम कर सकें। तो यही उद्देश्य लेकर के आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। 2021 में लॉन्च होना चाहिए, उम्मीद की जाती है, जो कि सूर्य की संरचना का अध्ययन करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है बच्चों, सूरज की दूरी, पृथ्वी से दूरी काफ़ी अधिक है, और सूरज की उस दूरी को तय करना थोड़ा मुश्किल काम है, जिसके लिए स्लिंग शॉट मेथड आपको मैंने बताया था। यानी पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा, मार्स से हमें स्लिंग शॉट मिलेगा, तो शुक्र की तरफ पहुंचेंगे, शुक्र से स्लिंग शॉट मिलेगा तो बुध की तरफ पहुंचेंगे, तब कहीं जाके L1 लैग्रांज पॉइंट पे हम लोग पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंज के रूप में हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिस सेक्शन में मैंने आपको सोलर फ्लेयर, सूरज के आंतरिक संरचना के बारे में बताया था और वहाँ से स्टॉर्म निकलने के बारे में बताया था, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कोरोना है, कोरोना का ताप 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसका कारण सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन को बताया जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन वहाँ पृथ्वी से कई गुना बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जो कि अत्यधिक, जो कोर के अंदर से जो एनर्जी आ रही है कन्वेक्टिव जोन से होते हुए जो बाहर निकलती है उसे, और जो गैसेस होती हैं सूरज की, उसको लेके आगे जाती है, कोरोना तक जाती है। कोरोना में उससे हीट जो होती है, उसी की हीट के कारण कोरोना बहुत गर्म है बच्चों। तो आगे और भी चीज़ें पता चलेंगी, तब देखा जाएगा। फ़िलहाल बस इतना ही आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। और 25वीं सोलर साइकिल शुरू हो गई है 2020 से, ये आप याद रखिएगा। सोलर साइकिल क्या है, इसकी चर्चा मैंने आपसे की थी। और अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है इंडियन स्पेस स्टेशन। इंडियन स्पेस स्टेशन, सारे टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इन टॉपिक से आप पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको 2020 में, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आपको मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बताया था, भारत इसरो भी चाहता है कि हम 2030 तक अपना निजी प्राइवेट समझ रहे हैं ना स्वदेशी कहना बेहतर होगा, स्वदेशी स्पेस स्टेशन बना लें। कहाँ पे?
नियर अर्थ ऑर्बिट में, ताकि हमारे स्पेसक्राफ्ट जो क्रू मेंबर हैं वहाँ जाएं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे वहाँ पे रिसर्च होते हैं उस तरह के रिसर्च करें। ठीक है, ये काफ़ी छोटा होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लगभग 20 टन वजनी होगा, और इंटरनेशनल माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हम कर सकें वहाँ जा कर के, क्योंकि इसके लिए हमें रशिया जाना हो रहा है, तो अपना भी स्पेस स्टेशन हो जहाँ माइक्रोग्रेविटी स्पेस एक्सपेरिमेंट कर सकें, ताकि आने वाले समय में हम स्पेस में एक्सपेडिशन कर सकें, ह्यूमन को भेज सकें। ठीक है बच्चों, 20 दिन के लिए 20 डेज का प्रोविज़न वहाँ रहेगा किसी भी स्पेस एस्ट्रोनॉट को रहने के लिए। 20 दिन तक वो रह सकते हैं, और 4 से 5 एस्ट्रोनॉट के रहने की व्यवस्था होगी। और प्रोजेक्ट जो है गगनयान मिशन का एक्सटेंशन है। पहले गगनयान मिशन हम लोग कर लें, उसमें जो भी सफलता असफलता, उम्मीद करते हैं सफलता ही रहेगी, मिलेगी, उसके आधार पे फिर इंडियन स्पेस स्टेशन की चर्चा होगी, उस पर आगे काम होगा। ठीक है, स्पेस स्टेशन बनाने में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है बच्चों, वो होती है डॉकिंग टेक्निक। डॉकिंग टेक्निक, डॉकिंग का मतलब होता है ये स्पेस स्टेशन है और ये एक दिन में तो बनता नहीं है, आपको कई बार स्पेस क्राफ्ट से ले जाके वहाँ सामान जोड़ने होते हैं। और इसका जो पोर्ट होता है बच्चों, इसको पोर्ट कहते हैं, जहाँ हर बार आपका स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शटल कहना सही होगा, स्पेस शटल जा कर के जुड़ जाता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज स्पेस शटल, और इसका जो है पोर्ट जाके यहाँ जुड़ता है। ये डॉकिंग बहुत कठिन काम होती है बच्चों। इस डॉकिंग को करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज एक्सपीरियंस्ड पायलट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े स्पेस में पहले तो अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचना, ऊपर से उसके कुछ एरिया, आप तो जहां डॉकिंग होगी वो तो आप समझ सकते हैं 2 से 4 मीटर 5 मीटर का एरिया होगा, उस पर एग्जैक्ट जब तक डॉकिंग नहीं होती तब तक वो जुड़ नहीं पाता, और जुड़ेगा नहीं तो फिर आप अंतरिक्ष में तैरते रहिए। तो डॉकिंग टेक्निक इज़ रेट डिटरमाइनिंग टेक्निक, जो कि भारत को सीखना है। ठीक है, अगर ये सीख लेते हैं हम तो हमारा स्पेस स्टेशन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा बच्चों? सिग्निफिकेंस, इसका जो प्रभाव होगा या इसका जो इम्पैक्ट आएगा या इसका जो उद्देश्य है, वो सबको एक साथ मिला के आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कि पहला, डीप स्पेस एक्सपेडिशन। डीप स्पेस एक्सपेडिशन, गूढ़ अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए हम डीप स्पेस एक्सपेडिशन करते हैं। पृथ्वी से अगर हम करते हैं तो हम उतने सक्षम नहीं होते जितना कि अगर अंतरिक्ष में हमारा कोई प्रयोगशाला हो, वहाँ से करें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो अर्थ तक नहीं पहुँच पाते बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल, कई सारे जो रेडिएशंस आते हैं उनको या तो एब्जॉर्ब कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर कर देता है। तो बहुत सारे जो खोज हैं दूरस्थ स्थित ग्रह, उपग्रह अथवा तारों की, वो हम नहीं कर पाते। और वहाँ अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ ऐसे रेडिएशंस हमें मिलते हैं और उन रेडिएशन को हम ट्रेस करके उनके सोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कितनी दूर है, कहाँ से आ रहा है, एक्सोप्लैनेट है अथवा कोई नया स्टार है, तो ये सारी जानकारी हमें वहाँ से मिल जाएगी। तो डीप स्पेस मिशन हम जान पाएंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्पेस के इफ़ेक्ट को समझने के लिए, अब इसमें सारे इफ़ेक्ट हैं बच्चों, बहुत सारे इफ़ेक्ट जिसकी चर्चा मैंने क्लास में की है। इसको समझने के लिए कि ह्यूमन बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, उसकी स्टडी के लिए हमें रियल टाइम डेटा यहाँ से मिल जाएगा। यही कारण है कि हम इसे लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपना खुद का स्पेस मिशन। और एक स्पेस रिसर्च से एक लास्ट जो है टॉपिक जिसको आपको जानना चाहिए, वो है ब्लैक होल का। एक फ़ोटो मिला है बच्चों, ब्लैक होल। आपको पता ही है ब्लैक होल, जहाँ पे बड़े बड़े सूरज अपना स्टारडम खो देते हैं, मतलब समाहित हो जाते हैं। उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से प्रकाश
आर पार नहीं हो पाता, वो भी ट्रैप हो जाता है, वो भी उसमें खींच लिया जाता है, प्रकाश भी समाप्त हो जाता है, ब्लैक होल होता है और अंत में तारे यहीं जाके समाप्त हो जाते हैं। अथवा अगर बहुत बड़ा स्टार है, आपको चंद्रशेखर लिमिट भी मैंने पढ़ाई है, बहुत बड़ा स्टार है तो वो अपना खुद का ब्लैक होल बनाता है। तारों का जीवन मैंने आपसे चर्चा की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक ब्लैक होल की फोटो आई है और ब्लैक होल की फोटो जिसने भेजी है उसका नाम है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। नाम रखिए, याद रखिएगा, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और नासा का ये टेलीस्कोप है, याद रखिएगा, नासा का, जिसने एक ब्लैक होल की इमेज भेजी थी। बेसिकली ये ब्लैक होल नहीं था, मतलब ब्लैक होल का शैडो था, ब्लैक होल की छाया की फोटो मिली है, क्योंकि ब्लैक होल की फोटो तो हो ही नहीं सकती ना। ब्लैक होल पे अगर प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसकी फोटो कैसे खींची जाएगी। तो उसकी छाया जो पड़ रही थी, उस छाया की फोटो है, उसके चारों तरफ रोशनी दिख रही है। आप अगर गूगल पे जाएं, सर्च करें तो बीच में बिल्कुल डार्क दिख रहा है और चारों तरफ रोशनी दिख रही है। तो ये जो डार्क पार्ट है यही ब्लैक होल की छाया है, जिसकी फोटो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज की गई थी। मैसियर 87 गैलेक्सी है। गैलेक्सी के ये नाम होते हैं बच्चों, मैसियर 87, एंड्रोमेडा, मैसियर 92, मैसियर 9111, ये सारे क्या हैं बच्चों, गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी, ये गैलेक्सी का सेंटर है। जो ये ब्लैक होल मिला है, गैलेक्सी के सेंटर पे ये ब्लैक होल स्थित है। हर गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होता है। ये पृथ्वी से लगभग, ध्यान दीजिएगा, 53 मिलियन लाइट ईयर दूर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 53 मिलियन लाइट ईयर काफ़ी दूरी है बच्चों। 53 मिलियन लाइट ईयर मतलब प्रकाश को, अगर आज प्रकाश चले तो इस प्रकाश को लग जाएंगे 53 मिलियन साल वहाँ तक पहुँचने में, ये इतना दूर है। तो लोकेटेड अबाउट 53 मिलियन लाइट ईयर। और इसका जो मास है, अगर सूरज से कंपेयर करें तो 6.5 बिलियन मास ऑफ सन। कितना भारी है भाई, 6 बिलियन मास ऑफ 5 बिलियन मास ऑफ सन, मतलब 6.5 बिलियन सूरज को एक साथ अगर आप वेट करो, उनका मास एस्टिमेट करो, उतना बड़ा ये ब्लैक होल है, उतना मास है। बड़ा तो भले छोटा हो, लेकिन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, तो मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप याद रखिएगा। और ये इवेंट होराइजन ने इसके चारों तरफ जो पार्टिकल इमिट कर रहे थे रेडिएशंस, उसकी फ़ोटो आपको भेजी है। तो रियल में ये फ़ोटो ब्लैक होल की नहीं है। एक बार ज़रूर गूगल करके आप देख लीजिएगा ये फ़ोटो कैसी है। गूगल पे जा करके इवेंट होराइजन ब्लैक होल इमेज डाल के, मैसियर 87 का ये सेंटर है। ठीक है बच्चों, तो ये आज स्पेस रिसर्च से संबंधित पिछले 1 साल में जो भी टॉपिक आए हैं उन सबको मैंने आपके हवाले किया। अगले वीडियो से मैं जितने भी हेल्थ और बाकी इश्यूज से जो भी टॉपिक होंगे उस पर मैं आपको अवगत कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तैयार ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे। और इसी